हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और राजनीतिक दल अपने हिसाब से बिसातें बिछाने में लगे हैं। और जो अभी तक की जो स्थिति निकल कर के सामने आई है उसमें स्थिति यही है कि जाति के जयकारे हैं, सारे मुद्दे किनारे हैं। जाति के जयकारे, सारे मुद्दे किनारे। ये अभी तक का जो लब्बो लुबाब निकल करके आया हो यही है कि जो आने वाला चुनाव है वो जातियों के सहारे होने वाला है। विकास और तमाम मुद्दे जिनकी बात राजनीतिक दल किया करते हैं, अभी से जो ट्रेलर दिख रहा है उसमें लग रहा है कि केवल जातियों का जोड़ बाकी बड़ा भाग इस चुनाव में दिखने वाला है। क्योंकि शुरुआत कर दी है बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन से और उसके बाद में सारे राजनीतिक दल उसी पिच पर चल पड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो रास्ता दिखाया है ब्राह्मण सम्मेलन करने के बाद, उसी रास्ते पर चल पड़े हैं सारे दल। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लेकर ही अपना जो राजनीतिक अपना जो चुनावी आगे का सफर है वो पूरा करने की स्थिति, पूरा करने की तैयारी में है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 5 नेताओं का ग्रुप बनाया गया है जो जगह जगह जाकर के जो ब्राह्मण उत्पीड़न है उसको लेकर के आवाज उठाएगा। और बलिया से सम्मेलन करने की बात है। और इसके बाद में भी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कतई नहीं करती है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से कहीं रुष्ट है, संतुष्ट है। 85% मतदाताओं ने पिछली बार मत दिए थे भारतीय जनता पार्टी को और 58 ब्राह्मण विधायक जीते हैं इस बार। इसके बाद में भी विपक्ष बार बार यही दावा करता है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है। तो इस ब्राह्मण समाज के वोटों को लेकर के जो जगह जगह जो राजनीति शुरू हुई है बसपा और सपा के द्वारा, इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी पिछली जातियों को एकजुट करने के लिए, पिछली जातियों को लामबंद करने के लिए अपने पक्ष में तैयारी कर रही है। और इसी सिलसिले में 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्वकर्मा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम पिछली जातियों के लोग इस सम्मेलन में जुटने वाले हैं। और इस सम्मेलन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह दिल्ली में थे और उन्होंने हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगिड़ से बात की है, उनके घर जाकर के विचार विमर्श किया है। ये रामचंद्र जांगिड़ पिछली जातियों के बड़े नेता, बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और उसके बाद में पूरी रणनीति बनी है और 17 सितंबर के विश्वकर्मा सम्मेलन को लेकर के तैयारियां शुरू की गई हैं। जो स्थितियां हैं, खासतौर से एक और मुद्दा है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन ने भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें राजनीतिक और जातीय समीकरणों पर असर डाले हैं, इसलिए भी नए 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 सिरे से राजनीतिक बिछाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से पड़ी है। तो ये 17 सितंबर का कार्यक्रम है और जो जिनकी चर्चा हमने की, हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगिड़, इनके कार्यक्रम लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश के पिछले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ौद, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मोदीनगर। ये यहाँ जाकर के सभाएं करेंगे और दिल्ली के विश्वकर्मा सम्मेलन के लिए, विश्वकर्मा रैली के लिए आमंत्रित करेंगे लोगों को। ये कार्यक्रम अभी तक बना है। तो पिछली जातियों को लामबंद करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज के पैनल में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय हम करा दें आपसे। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, प्राचार्य है डीएन कॉलेज में, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अजीत महाजन है, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और गुरचरण आजाद भाजपा के जिला मंत्री हैं। ये भाजपा का पैनल है, भाजपा का पक्ष रखेंगे।
समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं संगठन के सदस्य और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। तो ये बड़ा पैनल है आज की इस डिबेट के लिए। ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में पिछला वर्ग सम्मेलन या विश्वकर्मा सम्मेलन करने जा रही है डॉक्टर मुकेश सिंह जी। क्या है पूरी रणनीति आपकी पार्टी की? क्या जो प्रचार विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ है कि ब्राह्मण भाजपा का साथ छोड़ रहा है, इसमें कितनी दम है? और ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में ब्राह्मण सम्मेलन ना करके विश्वकर्मा सम्मेलन करने के पीछे की क्या, इसके पीछे की सोच क्या है, और क्या पिछली जातियों को जोड़ने की बात है, इससे कुछ विपक्ष पर कुछ असर पड़ने वाला है? क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? इस पर आपसे ही बात आज शुरू करना चाहेंगे मुकेश जी। देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। पार्टी का जो एक मुख्य एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। और हम जातीय राजनीति नहीं करते हैं, न धर्मवाद की राजनीति करते। हम सबके आधार पर पूरे देश में जो है चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं, सरकार चलाते हैं। और दूसरे दलों की जब बात करते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो भाईचारा समितियां बनाई गई थी। भाईचारा समितियां बनाई गई, लेकिन अध्यक्ष जो रहेगा वो दूसरा रहेगा और महामंत्री चाहे किसी जात का हो जाए, एक ही बात कही गई थी। हम पूछना चाहते हैं कि आज भी अगर वो कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, तो हम एक ही बात कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी घोषित करे कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश की। ये बताइएगा। हम तो अभी भी हमारे यहाँ तो ये तय ही नहीं होता है कि कौन सी जात का बनेगा। हमारे यहाँ तो ये तय होता है कि कौन सा कार्यकर्ता बने। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जातियों के लोग जो है मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर बैठे हैं, और हम ही ने अनुसूचित जात के व्यक्ति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा लो। हम जातिवाद की राजनीति भी ये करते हैं। जहाँ तक जातीय सम्मेलन है, जातीय लोग करेंगे, उसको उनको करने के लिए हम लोग हतोत्साहित भी नहीं करते हैं और उनकी कार्य योजना भी नहीं बनाते हैं। वो करें अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जातीय आधार पर कोई राजनीति नहीं करते, ना भारतवर्ष में कभी की। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के आधार पर, अपने संगठन के आधार पर और अपने कामों के आधार पर चुनाव में उतरने का नाम लेती है, जो पिछली बार भी उतरी। 2017 के चुनाव में भी हमने जात के आधार पर नहीं चुनाव लड़ा था, हमने विकास के आधार पर लड़ा। 2014 का लड़ा, 2019 का लड़ा, 2017 का लड़ा, और 2022 का चुनाव भी हम इसी प्रकार से लड़ेंगे कि कोई जात के आधार पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्मीय सर्वजातीय पार्टी है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, हमारे यहाँ और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे सभी लोग समायोजित होते हैं। इसलिए ये जो विपक्ष के लोग ये नाटक कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण सम्मेलन बुलाएंगे, हम निषाद सम्मेलन बुलाएंगे, तो ये बुलाते रहे। हमारे यहाँ तो पहले से सब काम कर रहे हैं, और ब्राह्मण तो बहुत सम्मानित व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से सरकार से संगठन तक समाहित है और कार्य कर रहा है। इसलिए हम अलग से कोई प्रकार की व्यवस्था करने नहीं जा रहे। गुरचरण आजाद जी, आप बोल लीजिए। भाई साहब, ये जात बिरादरी बात आप कर रहे हैं, कि जात और बिरादरी वाली बात अगर आती है तो आती है सपा और बसपा में। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामलाल मुखर्जी। उनका एक ही नारा था दीनदयाल उपाध्याय जी का, सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय। पिछली जात के पीछे के आदमी को आगे बढ़ाना ये उद्देश्य था। भारतीय जनता पार्टी ने जो नींव रखी थी, वो नींव इसलिए रखी थी कि पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का। इसमें जात और बिरादरी की कोई बातें नहीं आती है। हमारी पार्टी को शुरुआत लेके आज तक के रिकॉर्ड में आप देख रहे हो, शुरू से लेके आखिर तक के रिकॉर्ड में इसमें यही पता नहीं होता है कल मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, किस जाति का बनेगा। ये तमाम चीजें आती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनमें ये तय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई यादव समाज से बनेगा,
पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है और सबको साथ लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। और आज से ही नहीं, जब से इसकी विवेक जी, स्थापना हुई होगी ठीक है आजाद जी। उधर से लेके विवेक जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मां दीनदयाल उपाध्याय का एक ही नाम, सबका साथ सबका। ठीक है भाई, ठीक है जी भैया। विवेक जी, विवेक जी, हाँ हाँ, देखिए, ये जो जहाँ तक जात की राजनीति की बात है, तो शायद आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका था कि 2014 की आप याद करिए, प्रचार बंद होने के पहले अंतिम चरण में नरेंद्र मोदी जी ने अपने को पिछड़ी जात का बताते हुए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करी थी। उनका ये एक तरीके से आखिरी हथियार था प्रचार खत्म होने के पहले के चरणों में। तो जिस पार्टी का जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इस तरह से जात की बात कर रहा हो, जो इसके पहले शायद आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद संसद तक में उन्होंने कई बार इस बात को बताया कि मैं चूंकि जात से आता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये उपेक्षा की जाती है। तो वो बार में बताना नहीं भूलते हैं कि पिछड़ी जात की बात। तो अगर सपा और बसपा कर रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने तो, भाजपा ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनाए गए, क्या वो जातपात का नमूना नहीं थे? दो उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत थी यहाँ पे ये? और इस तरीके से ये पिछड़ा वर्ग, आप बता रहे हैं विश्वकर्मा सम्मेलन कर रहे हैं, और विश्वकर्मा सम्मेलन करने के बाद भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जातवाद की राजनीति नहीं करती है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। 17 सितंबर आपने तारीख भी बताई कि 17 सितंबर को दिल्ली में तैयारी चल रही है। सुखदेव जी वहाँ पे दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने चर्चा करी है। हरियाणा के सांसद प्रदेश का भी दौरा करेंगे। इसके बाद भी हमारे भाजपा के सम्मानित साथी ये कह रहे हैं कि भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो हमारे भाजपा के साथी बताएं कौन से समीकरण से बनाए गए यहाँ पे जातिवाद के अलावा ये। तो आज, और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो उनके राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी वगैरह आए और तमाम मंथन चला यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मंत्रियों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की। उसके बाद अंतिम फैसला क्या लिया गया कि 2022 में ये चुनाव अपने पुराने मुद्दे पे ही लड़ेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पे। तो ये हिंदुत्व की बात या जातिवाद की बात, ये अब करीब करीब सपा बसपा और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया इस मामले में है। लेकिन कहीं न कहीं से बीजेपी ने इन दोनों दलों को पीछे छोड़ने की कोशिश करी है, इसी होड़ में है। इनके पास कुछ भी कहने को नहीं है, क्योंकि हर मोर्चे पे फेल हैं ये, ऊपर से नीचे तक फेल हैं। तो अब ये सिर्फ जाति के आधार पे ही 2022 हो या 24 हो के चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। चाहे विश्वकर्मा सम्मेलन करें, चाहे ये जातियों को साधने में लगे, ये इनको जातियों की काट ढूंढने में लगे रहे। लेकिन जनता इनका काट ढूंढ रही है, ये जातियों की काट ढूंढते रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी, आप देखें दिल्ली में इसका जवाब मिला इनको, और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल से जवाब मिला। इनके सारे काट समीकरण धरे के धरे रह गए। इन्होंने इन दोनों प्रदेशों में, दिल्ली हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये पश्चिम बंगाल के बाद बाकी देश में और प्रदेशों में यही जवाब इनको मिलने वाला है। इनका जाति समीकरण, कार्ड, ये अब चलने वाला नहीं है। राधेश्याम जी जी, हमने कहा विषय बड़ा अच्छा है, रोचक है। बोलने को इस विषय पे बहुत कुछ था। भारतीय जनता पार्टी जो उसकी नीति है पुरानी, जिस तरह से वो पुराने अपने
बातों में बरगला के लोगों को विषय से भटकाने की जो उनकी एक कला है, जो ट्रेनिंग है, उसका उन्होंने पूरा प्रदर्शन इस मंच पे किया। उस प्रदर्शन से वो नहीं चूके। विषय था कि ओबीसी को रिझाने की कोशिश में भाजपा, इस ओबीसी के लिए, ओबीसी के संबंध में कोई बोला ही नहीं, भाजपा के दोनों प्रवक्ता नहीं बोले। हम ये बताना चाहेंगे, ओबीसी के लिए जब आरक्षण आया था पीपी सिंह सरकार के खिलाफ, तब पे मुखर होकर अगर किसी ने विरोध किया था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आप जातवाद की राजनीति नहीं करते हैं, आपके ऊपर तो जातवाद का टैग लगा ही नहीं है। आज आप ओबीसी को रिझाने के लिए हरियाणा से एक सांसद ला रहे हैं विश्वकर्मा समाज का। आपके पास उत्तर प्रदेश में कोई विश्वकर्मा समाज का नेता ही नहीं मिला आपको, जिसको आप यहाँ उसको चुन लेते और उससे सम्मेलन संबोधित करा लेते। आपने किसी को विश्वकर्मा समाज के लीडर को बैठा ही नहीं पाया जो वो उस सम्मेलन को संबोधित कर लेता। तो आपको हायर करने पड़ रहे हैं हरियाणा से। अभी उत्तर प्रदेश में 20 जून को उत्तर प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट की एक लिस्ट जारी हुई थी और उसमें 15 मीडिया पैनलिस्ट थे। दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है उन 15 में एक भी ओबीसी नहीं था। उसके बाद जातवाद की राजनीति भाजपा नहीं करती है और उसके बावजूद भी इस चीज का उल्लेख होता है। हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ किसी जात का कौन है ये देखा ही नहीं जाता है, और उसके बावजूद खुलेआम सभाओं में, डिबेट्स में, चैनल पे हर जगह ये गाना गाया जाता है कि हमने अनुसूचित जात के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। जातवाद आप करते ही नहीं है और आप गाना तरंगे पूरी छोड़ते हैं, जातवाद आप नहीं करते हैं। सबके यहाँ जातगत कमेटियां हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। और फिर बाद में कह दिया कि हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये मोर्चा है, वो मोर्चा। अपनी बात का जवाब खुद ही दे गए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जिस वर्ग से हम, क्योंकि हम भी ओबीसी हैं और जिस वर्ग से हम आते हैं उसके लिए एक स्लोगन था 2017 के चुनाव में, घोषणा पत्र में था। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके घोषणा पत्र में यह था कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम से एक रोड बनाया जाएगा। हम सौभाग्यशाली ये इतने और हैं कि इस पैनल में भी आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनकी जात से ही, हमारी जात से ही एक प्रवक्ता बैठे और उनको भी ये सोचना चाहिए, वो सोच समझ के इस बात का जवाब दें कि आखिर वो इस अधिकार को क्यों नहीं ले पाए वायदा होने के बावजूद। केशव प्रसाद मौर्य जो जी ने कहा था कि प्रत्येक जनपद में कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक रोड बनाया जाएगा, उनकी एक प्रतिमा लगाई जाएगी। फरुखाबाद में कौन सा रोड उनके नाम पे है और किस गांव में उनकी प्रतिमा लगी, अगर हमें पता चल जाए तो हम भी वहां माल्यार्पण करने जाना चाहते हैं। बीजेपी ने ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनको क्यों नहीं दिया भारत रत्न। मेडिकल में नीट का आरक्षण का क्या कर दिया इन्होंने, देखिए आप ओबीसी का आरक्षण कहां पहुंचा दिया। 11,027 ओबीसी की सीटें दूसरे वर्गों को दे दी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात राष्ट्रीय पछड़ा वर्ग मोर्चा जो स्वयं सरकार का अंश होता है उसके अध्यक्ष ने बाकायदा पत्र लिखकर सरकार को ये शिकायत की है कि 2014 के बाद से आरक्षण जो है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है और 11,027 सीटें अब तक दूसरे लोगों को दी जा चुकी है। नंबर दूसरी बात, देश के विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, 2,371 प्रोफेसर हैं, उनमें एक प्रोफेसर ओबीसी का, एसोसिएट प्रोफेसर 4,708 हैं, उनमें 6 प्रोफेसर ओबीसी के, 9,521 प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर हैं, उनमें 745 प्रोफेसर ओबीसी के। आप समझिए आरक्षण की स्थिति। मंडल आयोग की सिफारिश देश के संविधान, लोकसभा के पास किए हुए कानूनों की भावनाओं के अनुरूप जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए था, सरकारी डाटा ये बताता है कि अब तक पिछड़ों को मात्र 14% आरक्षण का लाभ मिला है। 7 वर्षों से आप सरकार में हैं,
आप बताइए कि पिछले बार से ठीक कितना साहब, आगे ठीक बढ़ा। है, बढ़िया। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली जो शिक्षण संस्थानों में लागू की गई आरक्षण से, अनिल जी, वो पिछड़े वर्ग तक अनिल जी कुठाराघात वीडियो नहीं आ रहा। करने के लिए किसी जी, नेता शेखर द्वारा भाई। क्या नेता ने उससे पिछड़ा वर्ग शेखर रिझने भाई। वाला। अनिल जी गायब हो गए। अनिल जी वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज भी नहीं आ रही। चलिए ठीक करिए, तब ठीक करिए, उसके बाद बोलिए। ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, आज एक अच्छे विषय पर हम सब लोग जुड़े हैं। आपने एक अच्छा विषय रखा है जिसे समझना भी बहुत जरूरी है और जनता को समझाना भी बहुत जरूरी है। अभी तक तो यही जानकारी थी कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गया है, लेकिन अब विश्वकर्मा सम्मेलन से जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, इससे खुलासा हो गया कि पिछड़ा वर्ग भी भाजपा का साथ छोड़ रहा है। क्योंकि देखिए, पिछड़े वर्ग को अपने साथ मिलाने के लिए विश्वकर्मा सम्मेलन के आयोजन की तैयारी चल रही है। शायद भाजपा को यह एहसास हो गया है कि अब अन्य जातियों की तरह पिछड़े वर्ग का मोह भी भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, या ये भी कह सकते हैं कि भाजपा से त्रस्त है वही पिछड़ा वर्ग, योगी जी और भाजपा की नीतियों से, या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित विकास से अब पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं त्रस्त है। इस वजह से उसका मोह भंग हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग को दोबारा अपने साथ जोड़ने के लिए एक महासम्मेलन करना पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले तो कभी पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा कोई महासम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, या शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि जहां तक पिछले चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, उसमें पिछड़े वर्ग ने अच्छा समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद आज की ये स्थिति कहीं ना कहीं सब कुछ ताजा कर रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कई कद्दावर चेहरे हैं पिछड़े वर्ग के, लेकिन शायद सभी की स्थिति और जमीनी हकीकत समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसी कारण से उनमें से किसी पर भी दांव लगाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। क्योंकि अभी तक की जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के उन पिछड़ा वर्ग के नेताओं को समझ चुकी है, वो समझ चुकी है कि इनका जमीनी आधार अब खिसक चुका है, इस वजह से उनको आगे नहीं लाया जा रहा है। और मजबूरी देखिए भारतीय जनता पार्टी की कि इस सम्मेलन के लिए उन्हें हरियाणा प्रांत से जो है एक पिछड़े वर्ग समाज के नेता को आयात करना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की अब स्थिति हो चुकी है। तो किस आधार पर उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, जाति वर्ग की राजनीति नहीं करते, कार्यकर्ता को मौका देते हैं, तो साहब आप कुछ भी कहते रहे कि आप जाति की राजनीति नहीं करते। और आप अभी भारतीय जनता पार्टी का कमेंट भी आया था कि हमारे यहाँ तो कई जातियों से मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो उसी आपके कमेंट का जवाब मैं भी दे देता हूं कि साहब सिर्फ जातियों से मुख्यमंत्री भाजपा में नहीं बना दिए गए, कई अन्य पार्टियों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। फिर आप कौन सी दलील देते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है? यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो योगी जी के विश्वास पात्र नहीं है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व उनको अब जो है इस काबिल नहीं समझता, जो हरियाणा प्रांत से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगिड़ जी को उत्तर प्रदेश में लाने का फैसला किया जा रहा है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में अब हरियाणा के प्रांत के सांसद यहां पर आएंगे और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को लेकर वो साधने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ मैसेज दे दिया है कि हमारे प्रांत के जो नेता हैं वो अब इतने कैपेबल नहीं है, या उनका सामाजिक स्तर अब इतना खराब हो चुका है उनके वर्ग के बीच में कि जनता उनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने वाली है नहीं। ये इस सम्मेलन की कहीं ना कहीं एक जो रूपरेखा इन्होंने तैयार करी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी से वो वर्ग भी नाराज है जो कभी उनके साथ हुआ करता था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अभी बताना बाकी है। अनिल जी, अनिल गंगवार। उत्तर प्रदेश में शेखर भाई, उत्तर प्रदेश में सन 90 तक जो राजनीति होती रही उसने एक करवट ली, और कांग्रेस में आप ये देखिएगा, मैंने एक बार पढ़ा कि 28 प्रदेशों में 2800 मुख्यमंत्री सवर्ण थे। वीपी सिंह आए, उन्होंने
पिछड़ा वर्ग को जगाया, मंडल के नाम पर 27% आरक्षण देने की लड़ाई लड़ी। इसके बाद काशीराम ने दलितों को कांग्रेस से अलग करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, रामनरेश यादव ने ओबीसी को इकट्ठा करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। और इसके बाद कांग्रेस तो धीरे धीरे हाशिए पे चली गई। और फिर बीजेपी ने जब कल्याण सिंह को, एक दौर था जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह लोधी को बैकवर्ड से बनाया गया। इसके बाद राम मंदिर मुद्दे के बाद उन्हें भी बेदखल किया गया, राम प्रकाश गुप्ता को लाया गया, राजनाथ सिंह को लाया गया और फिर कल्याण सिंह को एक पार्टी बनानी पड़ी। और इसके बाद फिर बीजेपी भी हाशिए में चली गई और फिर मायावती और मुलायम सिंह का दौर आया। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल ये कहे कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, सभी दल राजनीति चाहे वो पर्दे के पीछे करते हो और या पर्दे के बाहर करते हो, सभी आंकड़े अपने जात के लगाते, टिकट देते वक्त ये बात तय होती है कि वहां पर किस जात का बहुमत है, कौन वहां पर लड़ सकता है, तब जो है उसको टिकट दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। उस समय ओबीसी के दिमाग में ये बात थी कि अब हमारा मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव प्रसाद मौर्य बसपा से तोड़ के लाए। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी को जगाने का काम किया और कहा कि आओ हमारे साथ खड़े हो, हम तुम्हें तुम्हारे हक की लड़ाई दिलाएंगे। लेकिन जब सरकार में 300 सीट से ज्यादा जीत गए तो इनकी पंचायत दिल्ली में पड़ गई और योगी नाथ जी ने कहा कि यार मैं जो हूँ, मुझे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं 50 विधायक लेके जो हूँ अलग हट जाऊंगा। तो ऐसी राजनीति हुई। तब ये जो है क्या हुआ वहां पर, फिर जो है केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ा धक्का लगा और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें संतुष्ट करना पड़ा। ये बीजेपी की राजनीति है। और बीजेपी आज क्यों घबरा रही है ओबीसी से? वो सिर्फ इसलिए घबरा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ धोखा हुआ था। अगर वो ओबीसी करवट ले गया तो मैं बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के दिखाई नहीं पड़ेगी। इनके को निपटने के लिए उधर राकेश टिकैत किसान यूनियन 5 सितंबर से उत्तर प्रदेश में आ रही है। किसानों के साथ जो ये धोखा कर रहे हैं वो भी जो 5 सितंबर से गांव-गांव जाकर अलग जगाने का काम कर रही है। इसीलिए आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के साथ 39 सांसद और वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं कि अगर ओबीसी हमारा हाथ से खिसक गया तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे। इस बात की आज बैठक है। और यदि इन लोगों ने ओबीसी को इसी प्रकार से अलग थलग रखा तो वो दिन आने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी अब एकजुट होकर केशव प्रसाद मौर्य के जो है उसके बाद में डॉक्टर मुकेश सिंह जवाब देंगे। हाँ, मैं लगातार सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था। बड़ा हंसी आती है इस तरीके के बयान सुनकर कि अगर इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों की तरफ और अपने अपने घरों की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद जितना ये भाजपा की तरफ ध्यान देते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। नंबर एक बात तो मैं सारे लोगों का एक बार में ही जवाब दे दूं। 17 सितंबर को नई दिल्ली में विश्वकर्मा का पूजा दिवस होता है, वो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। जो बार बार प्रदेश स्तर की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश से नहीं मिला, हरियाणा से ले आए उसका प्रभारी, ये विश्वकर्मा पूजा दिवस है जो राष्ट्रीय स्तर का पूजा दिवस है, वो दिल्ली में मनाया जा रहा है, ना कि उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा होता और हम दिल्ली से या हरियाणा से अन्य प्रदेश से किसी को लेकर आते तब ये बात आप कह सकते थे। दूसरी चीज, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसमें मुख्य अतिथि हैं, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन है। जो मुझे ज्ञात है, मेरी जानकारी में, हो सकता है आप लोगों को ज्यादा जानकारी हो, जो मैं लगातार देख रहा हूँ न्यूज में, इससे साफ सिद्ध होता है भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन नहीं है, ये विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन है। पूरे उनका राष्ट्रीय स्तर का पूजा दिवस है। और चूंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी उसी दिन पड़ता है, 17 सितंबर को ही। नंबर एक। और दूसरी चीज ये है कि मैं सुन रहा था बार बार कि बैकवर्ड की बात कर रहे हैं आप लोग। जो पार्टियां
अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पाई। आज यहाँ पर तीनों पार्टियों के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, क्या परिवारवाद की पार्टी ने आज तक किसी अन्य ओबीसी, बैकवर्ड या जनरल किसी को भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आज तक चेंज हुआ परिवार को छोड़कर, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो उसमें भी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चेंज हुआ, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसके तो कहने क्या है, क्योंकि वहां तो अभी तक एक परिवार को छोड़ करके कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही नहीं है। और रह गई बात, हमारे भाई साहब क्या नाम कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो मैं उनको जरा बता दूं कि आपकी तो स्थिति कहीं है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी एक सर्वे देख रहा था इसमें, जिसमें 62% माननीय योगी जी को लोग लाइक कर रहे हैं, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, 1 मिनट, और 36% माननीय अखिलेश यादव जी को, और 2% पर आपकी प्रियंका गांधी है। तो आप बैठ करके यहाँ समय जाया कर रहे हैं, आपको कायदे में अपनी पार्टी में सब ध्यान देना चाहिए, वहां पर जाकर के लोगों का प्रचार प्रसार करिए। आपके माननीय जो नेताजी हैं जिनको आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, उनका भी मैं वीडियो देख रहा था अभी, एक हमारे मित्र है उन्होंने वीडियो शेयर किया है। तो आप सिर्फ हंसी का पात्र क्यों बन रहे हैं? मेरी राय ये है कि आप लोग जो जाकर के क्षेत्र में काम करिए, फील्ड में काम करिए, और हो सके तो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने के बजाय अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करिए, तब मुझे लगेगा कि आप परिवार से कहीं ऊपर उठ रहे हैं। हम तो समाज की पार्टी, देश की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं। आज तक हमने कहीं कभी भी किसी जात की बात नहीं की है। आपके यहाँ बहुजन समाज पार्टी में देख लीजिए, आपको भी मिल जाएंगे कि हम, अरे ठीक है मुकेश जी 2 मिनट में जवाब दीजिए पूरे जरा। देखिए भाई साहब, अजीत महाजन जी हमारे विद्यार्थी भी, हमको बड़ा खुशी हुई, उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि आप देखिएगा कि आप हमको बार बार देख रहे हैं, आप अपने को भी तो देखिए, जो दुख देखा मुख देखा हमने अपना, हमसे बुरा ना कोई। अरे आप देखिएगा कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव की जगह दूसरा नाम ले दीजिए, मायावती के नाम दूसरा नाम ले दीजिए, आपके पास तो कोई है ही नहीं। आप बैकवर्ड की और ओबीसी की और एससी की और दूसरी बात करना बंद कर दीजिए। आप पहले ये तय करिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। 16 की लिस्ट बनाई थी जिला पंचायत अध्यक्षों की, और 16 ही यादव थे, बाकी और कोई था ही नहीं। अब आप बताइएगा, आप घोर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शिवपाल सिंह की लिस्ट आती थी ऊपर से नीचे तक, यादवों को आप पहले करिएगा, और 20 में से 18 यादव होंगे, 2 अन्य होंगे। इस प्रकार की राजनीति आपने की है, केवल आप ओबीसी को भी साथ नहीं लेके चले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा की बात की, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दलित की बात की कि जो महरूम रह गए हैं आरक्षण से उनको भी आरक्षण मिल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जात की पार्टी नहीं है। और जहाँ चुनाव होते हैं, हरियाणा से भी आएंगे, दिल्ली से भी आएंगे, उड़ीसा से भी आएंगे, कर्नाटक से भी आएंगे। भाई हमारे तो भाई पूरे देश में पार्टी है, पूरे देश के लोग प्रचार करेंगे, जहाँ होता है वहां जाएंगे। इसमें आपको किस बात की शिकायत है? आप भी बुलाइएगा, आप क्यों नहीं बुलाते? आप भी ओवैसी को बुलाकर कंधा मिला के हाथ लगा के चलते हैं, हम आपसे तो नहीं कहते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब मैं पार्टी है, विकास की पार्टी। महोदय मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनको हंसी आती है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आप या तो विषय को समझ नहीं पाते हैं, या उसके अंदर में जो व्यवस्था चल रही है, जो बात चल रही है आपकी पार्टी के अंदर, उसकी आपको जानकारी नहीं है। कि विपक्ष की बात पर तो आपको हंसी आती है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं बोला कि पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला। अब सुन लीजिएगा, पूरी बात आ जाने दीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। अब जो प्रवक्ता यहाँ बैठे बोल रहे हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते, अब तो हंसी तो साहब सबको आपके ऊपर आएगी कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के ऊपर शक है कि वो कह रहे हैं, मतलब जिस पार्टी के प्रवक्ता आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने तो बैठे बैठे 2 मिनट में अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इतने सारे सवाल डाल दिए। आप कह रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं हो रही है, और प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को लामबंद करने के लिए वहां पर पिछड़ा वर्ग के लिए वो सम्मेलन कराया जा रहा है।
आपने विश्वकर्मा सम्मेलन को फिर पूजा से जोड़ दिया, जो आपकी एक विचारधारा है, क्योंकि जब आप फंसते हैं तो आप पूजा पाठ की बात जाते हैं। तो मान्यवर, मेरा आपको ये सुझाव है कि, और आपने एक बात और कही कि हम भाजपा को क्यों देखते हैं, हम भैया देखिए, ऐसा है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिसके ऊपर सुशासन की जिम्मेदारी होती है और कुशासन मिलता है, तो उसी को देखा जाता है, उसी से सवाल पूछा जाता है। आप लोगों की स्थिति ये है कि सत्ता आ जाए तो उसके बाद आप जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। बताइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी बात का जवाब दिया है भैया? नहीं दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो काम भी करती है, विकास का वादा भी करती है, और करवाती क्या है? जासूसी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बन चुकी है। तो साहब, हंसने से पहले सोच लीजिए कि आप विपक्ष पर हंस रहे हैं, देश के हालात पर हंस रहे हैं, या स्वयं अपनी ही पार्टी के नेता और अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हंसी आती है विपक्षियों की सीटों को लेकर। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी उस दिन भाजपा, अरे भाई बात सुन लो महाजन, तुम दूसरे को बोलने नहीं देते हो, ये कमी है तुम्हारे अंदर। बात सुन लिया करो, बोल के चले जाते हो और बात भी नहीं सुनते हो। आप अधिकारियों को आंकड़ा दे रहे थे। अरे भाई बात सुन लो भाई जी, बात सुन लो। सुनते, ये क्या मतलब है? बोलने क्या मतलब है ये आपका? अरे मेरा मतलब ये है कि हमने जो बातें पूछी थी, विश्वविद्यालयों में आरक्षण की स्थिति क्या है, नीट में आरक्षण की स्थिति क्या है, और प्रोफेसर साहब को अपने शिष्य के ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि उसने बड़े सटीक जवाब दिए, और उसने एक भी सटीक जवाब नहीं दे पाया। हमने सवाल किया था कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे कहाँ बना है, कहीं नहीं बताया गया। हमने सवाल किया था कि कर्पूरी ठाकुर देने की जो मांग की, जाने दो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि बात पूरी आ जाने दीजिए, बात पूरी आ जाने दीजिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न थी चुनाव से पहले, तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? उसके बाद में औरैया के अजीत मल में फूलन देवी जी की प्रतिमा का किस तरह से अपमान किया गया? ये पिछले वर्ग का अपमान नहीं है। 69,000 भर्ती में आरक्षण में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो आरक्षण में गड़बड़ी की है, उसके लिए 69,000 के जो शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी लखनऊ में इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उसको कोई नहीं छूएगा। निश्चित बैकवर्ड एक बात कहता है बैकवर्ड सिर्फ कि हमने मतलब तुमने हमसे बदले गिन के लिए, और हमने तुम्हें चाहा था क्या इस दिन के लिए? पूरा बैकवर्ड उत्तर प्रदेश का छला बीजेपी ने, पूरे बैकवर्ड को ठगा केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे। और अब जब वक्त आया, हमें बताएं भाजपा के लोग जो सवाल उठाते हैं दूसरी पार्टियों पे, अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बैकवर्ड बने, कितने राष्ट्रीय बैकवर्ड बनाया? बताइए कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बैकवर्ड बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बैकवर्ड बनाए, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड बनाए अब तक? कितने मुख्यमंत्री बैकवर्ड हैं? फर्रुखाबाद में कितने थानेदार बैकवर्ड हैं? कितने अधिकारी बैकवर्ड हैं? ब्यूरोक्रेसी में कितने अफसर बैकवर्ड पोस्टेड हैं? आरटीआई तो आपने बंद कर दिया, आरटीआई तो भाजपा ने बंद कर दिया। प्रदेश के भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब कुर्सी 15 दिन तक खाली पड़ी रही, जब तक मुख्यमंत्री जी को उनका सजाती आईपीएस नहीं मिल गया, तब तक उत्तर प्रदेश डीजीपी विहीन रहा। और कहते हम जातवाद नहीं करते, 15 दिन तक उत्तर प्रदेश डीजीपी विहीन रहा, क्योंकि उनका इस जात का कोई सीनियर आईपीएस इस उत्तर प्रदेश वो बाहर लेकर आए और उसको यहाँ डीजीपी बनाया। आज जातवाद पूजन हुआ, मंदिर के मैन करता धरता कल्याण सिंह जी को नहीं बुलाया गया, आपने बैकवर्ड को अपमानित किया। आपने उमा भारती को नहीं बुलाया, आपने बैकवर्ड को अपमानित किया।
जब पूजा करने गए राष्ट्रपति के मंदिर के बाहर उनके जूते तोड़ा लिए गए तो आपने दलितों को इनकी अपमानित किया था, और आज आप कहते हैं हम जातवाद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातवादी पार्टी दूसरी कोई नहीं हो सकती। आज आप देखिए कितने 39 जिलों में 39 जिलों में मुख्यमंत्री जी के जात के डीएम पोस्टेड हैं। आप बताइए नहीं है तो बड़ा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं मालूम है कि आरटीआई का अधिकार तो आपने वापस छीन लिया, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आरटीआई डाल के हम पता कर लें। अरे साहब, अपने सरकार की जरा उपलब्धियां भी तो दोबारा से जांच लीजिए कि हमने क्या दिया था और आपने सबके अधिकारों को छीन लिया। कौन सी आरटीआई डालने, कहां डालने भैया? जानकारी का अभाव मत रखिए, वरना फिर आप कहेंगे हम आपसे सवाल पूछते हैं। विवेक जी, अनिल जी जल्दी से, हाँ एक मिनट। हाँ जैसा बात रिझाने के लिए कोशिश कर रही है। आप देखिएगा बहुत जल्द ही कल्याण सिंह को हटाया, मध्य प्रदेश में उमा भारती को हटाया, हमेशा बैक को जो है डैमेज करने का काम भाजपा कर रही है, को रिझाने की कोशिश करेंगे। मामला था पिछड़ा वर्ग के नुमाइंदे के रूप में माननीय प्रधान सेवक जी 2014 के तरीके से अभी अपने को पिछड़ा बताते हुए बार बार इस बात को दोहराएंगे वो, ताकि पिछड़ा वर्ग उनसे दूर न जाने पाए। ये देखिएगा बहुत जल्दी होने वाला है, जो कि आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के सर्वोच्च पद पे, संवैधानिक पद पे बैठने वाला जातिवाद की बातें कर रहा हो, और वही प्रदर्शन दोबारा फिर अभी 2021 में आने वाला है। अनिल जी कुछ रह गया? अनिल जी नहीं ठीक हो है, गया। हाँ मुकेश जी एक मिनट जवाब दीजिए। हाँ देखिए भाई साहब, अंतिम रूप से हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, काम के आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। जातीयता के धार्मिक आधार पर न उसका कोई मुद्दा है, न काम करती है, और पूरे काम विकास के आधार पर 2014 का लड़ा, 17 का लड़ा, 19 का लड़ा, और 22 का भी लड़ेगा और 24 का भी लड़ेगा। इसलिए इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम का विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी राय में कहीं ना कहीं ये होने वाला कार्यक्रम गलत है। जो पिछड़ा वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बिल्कुल मानेगा। क्लियर करिए उसको ना पिछड़ा वर्ग पूजा। भाजपा विकास की राजनीति करती है। हम चलिए अब बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, अनिल गंगवार जी का, विवेक जी का, शुभम का, गुरचरण आजाद जी का, राधेश्याम का और अजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।